नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले वाले पार्टों में हमने ये पढ़ा था प्रकाश के बारे में। 5 पार्ट पढ़े थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश से होने वाली घटनाएं पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था दर्पण और उनकी स्थितियाँ, लेंस और उनकी स्थितियाँ, और लेंसों के उपयोग और दर्पणों के उपयोग। और आज जो टॉपिक है हमारा कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। 2 क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे राजस्थान पुलिस और पटवार का सिलेबस पूरा कवर है और आगे आने वाले लेक्चरों में हम एनटीपीसी और डी ग्रुप का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी, 16 सितंबर के बाद लगभग। मैं बात करूं कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति की, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है। जैसे मैं बात करूं कार्य की, किसकी बात करूं? कार्य की, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो वर्क। क्या बोलते हो? वर्क। कार्य क्या होता है? कार्य पहले तो अगर पूछ लिया जाए स्केलर है या वेक्टर, तो पहला आंसर होना चाहिए कि कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। तो जैसे आपको बोला जाए कि खेत में जाके कुछ लेके आना है, तो आपके द्वारा वहाँ जाके कुछ लेके आना वो भी कार्य है। और घर से स्कूल जाना फिर भी आपके द्वारा क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। या किसी चीज़ को उठाना, उसके द्वारा भी क्या हो रहा है? कार्य होना। यानी किसी भी वस्तु में अगर बल लगाया जाए, फिजिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए जिसके कारण उसकी स्थिति में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। यानी किसी बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य। यानी मैं बात करूं फिजिक्स की लैंग्वेज में तो बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन, क्या कहलाता है? स्थिति में परिवर्तन कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए बल द्वारा, तो आपके द्वारा क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। मैं बात करूं कार्य की, तो इसका फॉर्मूला यानी सूत्र, कार्य का सूत्र। तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? यानी कार्य यानी वर्क। तो कार्य को कैसे प्राप्त करोगे फिजिक्स में? यानी बल गुणा विस्थापन। बल यानी F, फोर्स इंटू विस्थापन यानी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट D, और इसको कभी कभार A लिखा जाता है, S लिखा जाता है, सॉरी। तो कार्य का सूत्र क्या आएगा? W बराबर FS। क्या आएगा? W बराबर FS। ये तो केवल जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में कार्य या उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तब ये फॉर्मूला निकलेगा। जैसे मैं बात करूं, ये कोई आपके पास वस्तु है। क्या है? वस्तु समतल सतह पे, इस वस्तु पे आपने लगाया बल। क्या लगाया? बल, जिसके कारण, बल लगाने के कारण इसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन, जिसके कारण ये यहाँ से कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। यहाँ से कहाँ आ गई? यहाँ पे। ये इतना क्या हो गया इसमें? विस्थापन। यानी बल गुणा विस्थापन, जितना अधिक बल लगाओगे उतना ही अधिक कार्य होगा। जितना अधिक बल लगाओगे ये वस्तु उतनी ही आगे खिसकेगी। यानी जिसका बल अधिक होगा उसमें विस्थापन अधिक होगा। जब ये दोनों राशियां अधिक होगी तो किया गया कार्य भी क्या होगा? अधिक होगा। किया गया कार्य भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखना। और दूसरा फॉर्मूला इसी से रिलेटेड मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना, FS cos थीटा, यही याद रखना है। इसी के ऊपर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के ऊपर क्या पूछे जाते हैं? आंकिक प्रश्न। तो ये याद रखना, ये जो cos थीटा है ये बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण है। बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण है। मैं बात करूं इसकी, यहाँ पे ये F क्या है? ध्यान देना, छोटी छोटी राशियां। F है बल
एस क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। और जो कोस थीटा, थीटा है एफ व एस के मध्य कोण, एफ व एस के मध्य कोण, यानी विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। अब मैं बात करूं कार्य के मात्रक की। किसकी बात करूं? कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? पहले तो मैं बात कर लूं एसआई मात्रक की। यूनिट इसकी क्या हो? एसआई यूनिट। किसकी बात करूं? एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? बल का होता है न्यूटन इंटू एस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, या एसआई यूनिट लिख सकते हो आप, या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर याद रखना है, या याद रखना है न्यूटन इंटू मीटर को कहा जाता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, जूल। क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर, या आपको ऑप्शन में मिलेगा जूल। क्या मिलेगा? जूल। अब मैं बात करूं इसके सीजीएस मात्रक की। सीजीएस, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। और इसका मीटर का सीजीएस मात्रक यानी विस्थापन का वो होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। तो जब डाइन इंटू सेंटीमीटर, ध्यान देना सीजीएस मात्रक में अगर आपको मिले डाइन इंटू सेंटीमीटर तो सीजीएस पे राइट कर देना कि सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, यानी कार्य की सीजीएस इकाई, या इसी को कहते हैं अर्ग। इंपॉर्टेंट है अर्ग। यहां तक ठीक है कि अगर आपको पूछ लिया जाए सीजीएस में क्या मात्रक होता है कार्य का, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्ग होता है, और पूछ लिया जाए एसआई यूनिट, जूल होता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पुटअप होता है, अर्ग और जो हमारे जूल है उसमें क्या रिलेशन है? एक अर्ग बराबर कितने होते हैं और एक जूल बराबर कितने होते हैं? मैं बात करूं इस फॉर्मूले को मैं लेके चल रहा हूं, ध्यान देना आगे। तो हमारे पास है सीजीएस में मात्रक है हमारे पास क्या है? अर्ग। क्या है? अर्ग। यानी अर्ग बराबर आप क्या लिख सकते हो? उस सूत्र के अनुसार अर्ग बराबर आप लिख सकते हो डाइन इंटू सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको मैंने लिखा है अर्ग के इक्वल क्या? ये राशि है। अर्ग बराबर आप लिख सकते हो डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब एक डाइन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है 10 की पावर -5 न्यूटन। पूछा जाता है एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन। मैं बात करूं सेंटीमीटर की, एक सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। अब जब बेस इक्वल हो, जब आधार समान हो, 10 की पावर -5 10 की पावर -2 आधार समान हो तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। और यहां पे न्यूटन इंटू मीटर, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो 10 की पावर -7, और आप सब जानते हो न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिख सकता हूं? न्यूटन इंटू मीटर, इसको मैं लिख सकता हूं जूल। क्या लिख सकता हूं? जूल। तो लास्ट में अर्ग बराबर हमारे पास क्या आंसर आया, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो आपके पास अर्ग बराबर, अर्ग यानी मैं यहां 1 से गुणा करूं कोई दिक्कत नहीं, एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। ये याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो आने वाला एग्जाम है उसके हम जो पेपर सॉल्यूशन करेंगे 16 सितंबर के बाद, उसमें इसी प्रकार के फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और बायोलॉजी वाले सर बायोलॉजी करवाएंगे, उनसे रिलेटेड जो मॉडल पेपर यानी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे जो पिछले एग्जामों में आ रखे हैं उसी के आधार पे। तो यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। सीधा पूछा जाता है एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, या अगर आप भूल जाओ तो ऐसे निकाल सकते हो। अब मैं बात करूं कि अगर पूछ लिया जाए एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो कुछ नहीं, एक जूल अपने स्थान पे 10 की पावर -7 इधर जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर +7 हो जाएगा, 10 की पावर +7 और अर्ग अपने स्थान पे पड़ा। तो एक ये भी सूत्र याद रखना, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, और एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। एक ये याद रखना, ये याद रखना, जो कोष्टक में बंद है खास तौर से उन्हें याद रखना। तो इस प्रकार हमने कार्य क्या होता है,
किसी भी वस्तु पर बल लगाने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हमारे द्वारा क्या होता है, कार्य। जैसे बोला जाए बच्चों, आपको एक कार को धक्का लगाना, तो कार को आप धक्का लगाओगे तो क्या लगा रहे हो, आपके द्वारा क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। इस कारण कार पहले यहाँ पे थी, धक्का लगाने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। जब स्थिति में परिवर्तन हुआ तो आपके द्वारा क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, यही कहलाता है कार्य। अब ये कार्य एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने उत्तर दिशा में इतना कार्य किया, दक्षिण दिशा में इतना कार्य किया। केवल इनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता, परिमाण की आवश्यकता। तो हमने कार्य की सामान्य जानकारी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कार्य क्या धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे। तो हमने कार्य के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक, इससे रिलेटेड जो भी सूत्र है आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा ही मात्रक भी इंपॉर्टेंट है और CGS भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करूं, क्या कार्य ऋणात्मक हो सकता है? हाँ, कार्य ऋणात्मक हो सकता है। जिस प्रकार विस्थापन भी शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं कार्य की कंडीशन ले रहा हूं। 3 कंडीशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन ले रहा हूं, ये एग्जाम में पूछी गई, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, ऐसे करके। कार्य अधिकतम, कार्य अधिकतम, कार्य अधिकतम कब होगा? तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा किया गया कार्य अधिकतम है? ये हम फिजिक्स में भी सिद्ध करेंगे और आपको प्रैक्टिकल तौर पे भी बताएंगे कैसे। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य यानी वर्क, W क्या होता है फॉर्मूला, बल यानी F इंटू विस्थापन, विस्थापन जिसे हम यहाँ चाहो तो FD भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बुकों में SP ले रखा है, कोई नहीं। तो और साथ में क्या दे रखी है राशि, cos थीटा। तो ये सूत्र अगर आपको पता है, W बराबर FS cos थीटा, FS cos थीटा, ये सूत्र पता है तो फिजिक्स में हम सिद्ध कर देंगे कि कार्य अधिकतम किस स्थिति में होगा। जैसे आपको बोल दिया गया कि एक कार को धक्का लगाना है, आप अपना 100% एफर्ट कर रहे हो, आपने जितना बल लगाया उतनी ही कार आगे विस्थापित हुई, यानी आपका 100% दिया गया और जितना ही कार आगे खिसकी। ये कब संभव है? जब या तो जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो कार उसी दिशा में जा रही हो। जिस दिशा में बल लगाया जाता है और विस्थापन भी उसी दिशा में हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होगा। यानी यहां मैं बात करूं फिजिक्स की लैंग्वेज में तो बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो, बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो। एक ही का अर्थ है एक ही दिशा में हो, बल भी जिस दिशा में, हाँ, बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी जैसे आपने, ये कोई कार है और यहां से आपने बल लगाया और विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, यानी बल और विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की दिशा क्या हो, एक हो। जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसी दिशा में कार्य हो रहे, सॉरी, जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य अधिकतम। जितना बल लगाया उतना विस्थापन हो गया तो कार्य हमेशा अधिकतम होगा। तो मैं बात करूं यहां पे सिद्ध करो कैसे अधिकतम होगा। तो आपने कोस थीटा, यानी यहां मैं बात करूं, यहां पे कोई वस्तु है, यहां बल लगाया और ये इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो एक सीधी रेखा में जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन, तो कोण कितने का बना, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना, 0 डिग्री का। और अब अगर इस फॉर्मूले में कोस थीटा के स्थान पे कोस थीटा बराबर आपने 0 रखा, यानी कोस
जीरो की वैल्यू cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू आएगी, W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1, यानी W बराबर एफ एस, जो भी आएगा मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। यानी जितना भी बल लगाओगे, यहाँ पे बल की वैल्यू रख दो, जितना भी विस्थापन होगा और जितना बल लगाया उतना विस्थापन, उन दोनों का गुणा किया तो राशि क्या आएगी, अधिकतम आएगी। कब आएगी, जब कोण क्या हो, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, कोण क्या हो किसके बीच, एस व एफ के बीच। इंपॉर्टेंट है, एस व एफ के बीच कोण क्या हो, 0 डिग्री का। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने डिग्री पे किया गया कार्य अधिकतम होगा, 0 डिग्री पे। जिस दिशा में चल रहे हो उसी दिशा में बल लग रहा है तो कार्य हमेशा क्या होगा, अधिकतम। तो मैक्सिमम कार्य के एक तो फॉर्मूला याद रखना, मैक्सिमम कब होगा, कोण 0, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो तो कार्य अधिकतम। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना हो, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है, इकाई। तो कार्य अधिकतम कब होगा, बल व विस्थापन की दिशा 1, या तो ऐसे पूछेगा, या पूछा जाएगा दोनों के बीच का कोण क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0। तो हमने एक स्थिति पढ़ ली थी कार्य की। दूसरी स्थिति पढ़ते हैं कि जब कार्य अधिकतम होता है तो क्या कार्य न्यूनतम भी होगा। केवल आपको इसमें एंगल याद रखना है, कितने डिग्री पे न्यूनतम होता है, कितने डिग्री पे अधिकतम होता है। तो मैं कार्य की दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं, कार्य न्यूनतम, कार्य न्यूनतम। इस स्थिति को आप बोल सकते हो ऋणात्मक। जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, जब नेगेटिव आएगी तो जाहिर सी बात है ऋणात्मक की, न्यूनतम होगा। तो वही फॉर्मूला लगाओ, बल गुणा विस्थापन, W बराबर एफ एस कोस थीटा। ये तो हमारे पास कार्य का फॉर्मूला है। अब कार्य ऋणात्मक कब होगा, ध्यान देना, जब बल लगा रहे हो इस दिशा में, बल लगा रहे हो इस दिशा में और विस्थापन हो रहा पीछे की ओर। यानी एक दीवार पे आप धक्का लगा रहे हो तो बल तो दीवार की ओर लगाए, लेकिन पीछे आप खिसक रहे हो। दीवार को तो आप नहीं खिसका सकते हो, इतना कार्य नहीं कर सकते हो आप। यानी दीवार पे बल लगाया तो विस्थापन पीछे की ओर हुआ, तो विस्थापन पीछे की ओर, दीवार पे आपने बल लगाया, विस्थापन पीछे की ओर हुआ, तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है, कितने का बनता है, 180 डिग्री का, और पूरा घूम जाए तो वर्त यानी 360 डिग्री। तो मैं बात करूं कोण कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो इसी फॉर्मूले में अगर कोस 180 की मैं बात करूं, कोस 180 हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू क्या रख दूं, -1 कोस के स्थान पे। तो W बराबर F अपने स्थान पे, S अपने स्थान पे, और इसके स्थान पे 180, तो W बराबर -FS। यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, मिनिमम। कार्य क्या हो जाएगा, मिनिमम -FS। यानी पूछा गया क्वेश्चन है कि किया गया कार्य न्यूनतम कब होगा, जब बल व विस्थापन, बल तथा विस्थापन के मध्य, बल तथा विस्थापन के मध्य कोण कितने का हो, कोण ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने डिग्री पे, यानी 180 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। मैं बात कर लेता हूं तीसरी कंडीशन, कार्य शून्य, कार्य शून्य। अब शून्य को आप न्यूनतम नहीं बोल सकते, और शून्य से भी न्यूनतम माइनस में वैल्यू होती है वो वाली। कार्य शून्य कब होगा, जैसे आप किसी वस्तु को लेके खड़े हैं, वस्तु को उठाया, और जैसे कुल्ली की बात कर ले तो कुल्ली जो भी सामान है उनको उठा के अगर एक ही स्थान पे खड़ा हो जाए तो उसने बल जरूर लगाया, लेकिन उसके द्वारा उस वस्तु को जहाँ पहुँचाना था वहाँ नहीं लेके जाता है, तो उसमें विस्थापन नहीं हुआ। तो बल, केवल बल लगाया, विस्थापन नहीं है, यानी जहाँ विस्थापन नहीं होगा वहाँ कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य। इन तीनों में, इन दो में से एक वैल्यू भी अगर 0 हुई तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बात करूं बल तथा विस्थापन, बल विस्थापन के मध्य 90 डिग्री या लंबवत, क्या बोल सकते इसे, लंबवत हो। यानी यहां पे ये व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति, और इसने यहां पे कुछ सामान रख दिया,
तो बल लग रहा है नीचे की ओर, समान पड़ा है, लेकिन किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है। बल, वस्तु अपने एक ही स्थान पे पड़ी है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एस का मान आप 0 रख सकते हो, या W बराबर एफ एस कोस क्या ले लोगे 90, तो W बराबर 0, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार कार्य की कितनी कंडीशन पढ़ ली, मुख्यतः 3 कंडीशन, कितनी पढ़ ली, 3, कार्य की 3 कंडीशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा से संबंधित, कार्य का मात्रक पढ़ लिया, सूत्र पढ़ लिया, कार्य धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी कार्य के बारे में जो जानकारी थी वो हमने सब ले ली। अब मैं बात करूं एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी, तो अगर आपको कार्य के बारे में जानकारी है तो ऊर्जा आसानी से समझ में आ जाएगी। यानी आप कितना कार्य कर रहे हो, यानी कार्य करने की क्षमता, यानी आप जितना अधिक कार्य करोगे आपकी ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यानी आपकी ऊर्जा अधिक है तो आप कार्य क्या करोगे, अधिक करोगे। यानी यहाँ बात करें सिंपल सी, तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। और जिस प्रकार कार्य एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। और मैं बात करूं कार्य अदिश राशि है तो कार्य का मात्रक, जो ऊर्जा का मात्रक था वही होगा, इसका हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, जूल। और उसी को हम लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ये पूछा गया है। अब मैं बात करूं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से। वैसे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं बहुत सारी होती है, लेकिन हमें मुख्यतः जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपने सुना भी होगा गतिज ऊर्जा के बारे में, यानी काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। इनके फॉर्मूले बेस और इनके ऊपर आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं बात करूं ऊर्जा के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा मुख्यतः, वैसे तो बहुत प्रकार होते हैं ऊर्जा का, यानी ऊर्जा है जो केवल स्थानांतरण की जा सकती है, थोड़ा याद रखना। स्थानांतरण यानी संरक्षण नियम पर आधारित, ये थोड़ा याद रखना। केवल ऊर्जा संरक्षित, यानी ऊर्जा को केवल ट्रांसफॉर्म यानी एक आप बोलो तो स्थानांतरित कर सकते हो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। पहले मैं बात करूं गतिज ऊर्जा की, किसकी बात करूं, गतिज ऊर्जा। और दूसरा इसका प्रकार है स्थितिज ऊर्जा। क्या है, स्थितिज ऊर्जा। और इसे अंग्रेजी में याद रखना काइनेटिक एनर्जी, और K.E भी आया हुआ एग्जाम में, और पोटेंशियल एनर्जी यानी P.E। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये 2 प्रकार की। तो जाहिर सी बात है, गतिज ऊर्जा नाम से पता चल रहा है गति के कारण जो भी ऊर्जा होगी, किसके कारण, गति के कारण। केवल इतना ही याद रखना, गति के कारण, किसके कारण, गति के कारण होने वाली ऊर्जा, होने वाली ऊर्जा। यानी आप दौड़ रहे हो तो आपके अंदर कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और बात करूं स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित होने वाली ऊर्जा, संचित होने वाली ऊर्जा। तो यहाँ पे एक चीज मेन इंपॉर्टेंट समझनी है, जो आगे आने वाला पार्ट है उसमें आप आंकिक प्रश्न को आसानी से कर पाओ। यानी यहाँ ध्यान देना, आप गतिज ऊर्जा को कार्य बोल सकते हो। कैसे, एक आदमी दौड़ रहा है तो उसके द्वारा बल लग रहा है खुद के द्वारा, और बल लग रहा है तो वो दौड़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है,
विस्थापन, और टोटली बात करें तो उसके अंदर क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा। यानी मैं अगर गतिज ऊर्जा को लिखना चाहूं किसके इक्वल, कार्य के इक्वल, तो लिख सकता हूं। कहां पे, जहां आवश्यकता होगी वहां आप गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वर्क। अब बात करूं स्थिति की, यानी ये पेन यहां पे है, इसके ऊपर मैंने लगाया बल। बल एक प्रकार का भार, इस भार को उठाने के लिए यहां से यहां लाया, इसके विस्थापन भी हुआ इसमें, तो मेरे द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है। बल लगाया, विस्थापन हुआ, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी को मैं किसके इक्वल कर सकता हूं, वर्क, यानी डब्ल्यू के इक्वल। किसके इक्वल कर सकता हूं, डब्ल्यू के इक्वल। तो अब मैं बात करूं गतिज ऊर्जा के सूत्र की और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। ये हो जाएगा किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। और यहां पे ये थोड़ा सा याद रखना, इस v को मैं चेंज कर रहा हूं, 1/2 ये v होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यहां पे u क्या है, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग, और v क्या है, अंतिम वेग। अब मैं बात करूं स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले की, किसकी बात करूं, स्थितिज ऊर्जा। इसे आप बोलोगे P डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P डॉट ई इज इक्वल टू mgh। क्या हो जाएगा, mgh। यहां पे ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगी ऊंचाई। क्या हो जाएगी, ऊंचाई। और आप इसे विस्थापन भी ले सकते हो, क्वेश्चन में, आंकिक प्रश्न में आवश्यकता के अनुसार इसे ए भी ले सकते हैं, सॉरी एस, क्या ले सकते हैं, एस। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh। यानी हमने ऊर्जा, उनके मात्रक, अदिश है या सदिश, फिर हमने पढ़ा ऊर्जा के प्रकार, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब बात करूं मैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में से अगर मैं बात करूं, तो जो गतिज ऊर्जा है उसका संवेग के साथ किस प्रकार संबंध है। काफी बार एग्जाम में 4 फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि संवेग और स्थितिज ऊर्जा में कौन सा संबंध सही है। यानी संवेग और स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूं तो कौन सा संबंध सही है, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। आप सब जानते हो, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। और हम जानते हैं संवेग बराबर mv होता है द्रव्यमान गुणा विस्थापन। समीकरण 1 को मैं ऊपर नीचे m से गुणा कर दूं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, ऊपर भी m से गुणा किया तो ऊपर हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, और m का नीचे क्या दिया, भाग भी दिया, ऊपर गुणा भी किया और नीचे भाग भी दिया। तो अगर देखा जाए mv के स्थान पे क्या लिखना, p, तो इसी प्रकार m स्क्वायर v स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा p स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख दूं, p स्क्वायर, और बट्टा पड़ा है m। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बट्टा 2m, ये पूछा जाता है। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक तो ये याद रखना, और दूसरा इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, p स्क्वायर हमारे पास पड़ा है, उधर चला जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां आ जाएगा रूट। तो p बराबर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ये संबंध आएगा संवेग, किस में आएगा, संवेग व स्थितिज ऊर्जा, संवेग तथा स्थितिज ऊर्जा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो हमने ऊर्जाओं के प्रकार पढ़ लिया था। अब हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि गेंद की गति। तो गेंद है तो उसका द्रव्यमान भी होगा, और पहले बताया गया है आपको जो वस्तु गति करती है उसके कारण जो ऊर्जा होगी उसको आप किस में लोगे, गतिज एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का। और बंदूक से छोड़ी गई गोली, उसमें भी एक प्रकार की गति है। और तीर कमान से छोड़ा गया है, जब तक वो नहीं छोड़ा जाता है उसमें अलग एनर्जी होती है, उसकी भी बात करेंगे। पानी का गिरना, उसमें भी गति हो रही है। और गतिशील हथौड़ा, जब तक वो रुका हुआ होता है उसमें अलग एनर्जी होगी। और जब तक जो वस्तुएं गतिशील होती है उसको आप डालोगे गतिज ऊर्जा में, यानी एग्जाम्पल के तौर पे ले तो। और बात करूं अगर स्थिति, यानी एक तो बात करूं स्थिति में परिवर्तन या स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा। स्प्रिंग की ऊर्जा, संपीड़न और विरलन दो प्रकार की घटनाएं होती है स्प्रिंग में। जो संचित होने वाली एनर्जी है वो होगी इसमें स्थितिज। और खींचा हुआ धनुष, खींचने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, लेकिन छोड़ने के बाद जो तीर में होगी वो होगी गतिज ऊर्जा। स्थिति में परिवर्तन, पहले यहाँ पे था फिर खींचा तो स्थिति में परिवर्तन, बल लगाया, विस्थापन, कार्य किसके बराबर हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के इक्वल वर्क हो सकता है। बांध में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बांध में संग्रहित पानी की ऊर्जा। तो ये जैसे बांध है, जैसे जैसे ये पानी नीचे संग्रहित होता है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन, जैसे जैसे पानी ऊपर आता है तो ये बहता नहीं है, तब तक शांत रहता है, तब तक इसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और बहने लगे तो पानी का गिरना कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब मैं बात करूंगा शक्ति की, लास्ट हमारे बचा है। फिर हम अगले वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, इनके ऊपर आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करूं पावर बराबर W P बराबर W बटा T। तो शक्ति क्या होती है, आप कितना कार्य कर रहे हो और कितना समय ले रहे हो। यदि आप कार्य को करने में कम समय लेते हो तो आपकी शक्ति क्या है, ज़्यादा है। और आप कार्य को करने में समय अधिक ले रहे हो तो आपकी शक्ति क्या है, कम। यानी किसी भी कार्य को करने में अगर समय कम लोगे तो आपकी शक्ति होगी ज़्यादा, और समय अधिक लोगे तो शक्ति होगी कम। यानी कार्य और समय का अनुपात क्या कहलाता है, शक्ति। यानी कार्य करने की दर और उसमें लग रहा समय, उसका अनुपात निकाल दिया जाए तो आपको क्या ज्ञात कर सकते हो आप, शक्ति। और इसका मात्रक क्या होता है, वाट, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और समय को किस में लेना है, सेकंड में। यानी जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक सही है और वाट भी इसका मात्रक सही है। अब पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं। 1 किलो में 1000 और वाट का वाट। हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति 746 वाट, कितने वाट, 746 वाट। और मैं बात करूं जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो एक यूनिट बोला जाता है, जिसे ये पूछा गया क्वेश्चन, उस एक यूनिट को कहा जाता है 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलो में कितना होता है, 1000 वाट, यहाँ तक ठीक है। और 1 घंटा यानी 60 मिनट, क्या हो गया, 60 मिनट। 1000 वाट के 1000 वाट पड़े हैं, इंटू 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 कर दो, किस में चेंज हो जाएगी राशि, सेकंड में। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 36, 3 और 2 कितने, 0 हो गए, 5 0। यहाँ पे क्या आ गया, वाट। क्या मैं वाट के स्थान पे ये लिख सकता हूँ, वाट के स्थान पे यहाँ से ये राशि ले सकता हूँ, जूल प्रति सेकंड, और यहाँ पे पड़ा सेकंड। इस सेकंड से ये सेकंड चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। यही नहीं आके ऑप्शन में ये आता, एक पॉइंट आगे लेते हैं तो पीछे 10 से गुणा करते हैं, 10 की पावर 6 जूल। इसी को सामान्य लैंग्वेज में बोला जाता है एक यूनिट। क्या कहा जाता है, एक यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक यूनिट। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने कार्य क्या होता है और उसके बाद पढ़ा था ऊर्जा, और लास्ट में पढ़ा था शक्ति और कार्य के 2 प्रकार। अगले आने वाले लेक्चर में हम कार्य के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर और शक्ति के ऊपर
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के ऊपर आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।